हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, आपसे कहा गया था कि राजस्थान करंट अफेयर्स के जब सवाल एकत्रित हो जाएंगे तो आपके लिए सामूहिक एक क्लास रखी जाएगी। तो आज हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स के राजस्थान करंट अफेयर्स जो है उसके साप्ताहिक मान लीजिए एक तरीके से आप लोग लगभग 10 फरवरी के बाद अब तक की सभी खबरों को समाहित करते हुए मैंने प्रयास किया आपके सामने इन राजस्थान न्यूज़ को लेकर आने का। और भरसक कोशिश है 40 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, 40 एमसीक्यू मैंने इस क्लास में समाहित किए हैं। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। और मैंने आज टाइप नहीं करके एक नया इनोवेशन किया है, वो भी आपको पसंद आ सकता है। इसमें डिजिटल जो नोट्स हैं वो आप तक बनाए गए हैं और उसी के आधार पर एमसीक्यू रखे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की खबरों की, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उन सभी सवालों को देखने का जो प्रयास है वो हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के कुछ ऐसे सवालों से करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, ज़रा देखिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। राजस्थान बजट 2025-26 किसके द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया? राजस्थान सरकार ने अपना जो है वो तीसरा बजट, आप लोग कह दीजिएगा कौन सा बजट, तीसरा बजट इस वर्तमान सरकार का जो है वो प्रस्तुत किया गया है। और इस तीसरे बजट में सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की, वो घोषणाएं तो आपको अलग से एक पूरे बजट में बताई जाएगी। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 19 फरवरी 2025 को 19 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री जो है, वित्त मंत्री जो है वो कौन है? दिया कुमारी है। दिया कुमारी जी के द्वारा ये बजट जो है वो क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है। तो किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया? भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा नहीं। प्रेमचंद बेरुआ जो है वो उप मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा भी नहीं। और यह बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया दिया कुमारी, ये भी डिप्टी सीएम है यानी उप मुख्यमंत्री है। इनके पास ये भी प्रभार है कौन से मंत्रालय का? वित्त मंत्रालय का। इसके अलावा इनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग का भी है। जोगाराम पटेल जो है इन्होंने भी ये बजट प्रस्तुत नहीं किया। ये भी राजस्थान सरकार में जोगाराम पटेल जो है वो भी मंत्री हैं। ये संसदीय कार्य मंत्री हैं। कौन से? संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल हैं, जिनके द्वारा क्या किया गया है, ये है संसदीय कार्य मंत्री हैं। यानी विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर क्या होगा इसको देखने का कार्य करेंगे। और सदन के जो नेता हैं वो कौन है? भजनलाल शर्मा है। तो सदन के नेता कौन है? भजनलाल शर्मा जी हैं। तो ये नई सरकार जो बीजेपी की बनी थी उसके बाद ये तीसरा बजट वर्तमान सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और आप लोगों को बताना ये बजट जो प्रस्तुत किया गया है, इस बजट में भजनलाल जी शर्मा की सरकार के द्वारा क्या क्या रखा गया है? तो दिया कुमारी जो है इनके द्वारा ये बजट जो है वो प्रस्तुत अभी हाल ही में किया गया है। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने वाले वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो राजस्थान के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो ये आप लोग सब जानते हैं कि वर्तमान में वित्त मंत्री का जो प्रभार है वो किसके पास है? दिया कुमारी जी के पास है। तो वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी ही होगी, ये भी आपको याद रह जाएगा। तो यही सब ऑप्शन मैंने दिए। जोगाराम पटेल वही संसदीय कार्य मंत्री है, डिप्टी सीएम है और सीएम है राजस्थान सरकार में। और कहाँ से आते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भरतपुर से आते हैं। और भरतपुर का जो स्थापना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, ज़रा मुझे बताइए। भरतपुर का स्थापना दिवस, भरतपुर आपको पता है एक जाट रियासत सी, और इस जाट साम्राज्य में सबसे ज़्यादा पावरफुल राजाओं में, जिन्होंने पानीपत की लड़ाई तक में आपको पता होगा मराठाओं तक को इस भारत भर में बचाने का कार्य किया था। तो ऐसे सूरजमल जो हैं, सूरजमल वो भी क्या हैं, यहाँ से संबंध रखते थे। तो चलिए यहाँ पर दिया कुमारी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले सवाल पर अगर बातचीत करें, राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया है राजस्थान विधानसभा में, तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन है ये भी बता दीजिए। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। वासुदेव देवनानी है। और वासुदेव देवनानी
जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री हैं, प्रेमचंद बेरुआ डिप्टी सीएम हैं, और राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल, वो भी आपको याद होने चाहिए। आपको पता होगा अभी हाल ही में आयोजित हुई आरएएस भर्ती परीक्षा जो है, आरएएस प्री के एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, जिसके आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हरिभाऊ बागड़े जो है, इनके बारे में भी जरूर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज्य के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण कब किया? ये सवाल आरएएस परी में आया है। आरएएस परी का जो सवाल है 2025 का, वो मैंने इसके साथ शामिल किया है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा जो है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण अभी प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए मैंने इस सवाल को डाला है। राज्य के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण कब किया? तो यहाँ पर आरएएस भर्ती परीक्षा में शामिल इस सवाल को जरूर याद रखिएगा। 31 जुलाई 2024 को, 31 जुलाई 2024 को। आज मैंने नोट्स खुद हाथ से आप लोगों के सामने लिखे हैं और उसके बाद आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 31 जुलाई 2024 जो है, इसको जरूर ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2025 नहीं है, 1 जून 2024 भी नहीं है, और 15 अगस्त 2024 नहीं है। 31 जुलाई और 2024 को राज्य के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है राजस्थान के ये कौन से राज्यपाल हैं, राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं। आपको फर्स्ट काउंटिंग गुरुमुख निहाल सिंह से शुरू करनी है, गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है, निहाल सिंह से क्या करना है, शुरू करनी है काउंटिंग। और राजस्थान में जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया, ऐसे राज्यपाल आपको बताने हैं, ठीक है। और इससे पहले जो राज्यपाल थे वो थे कलराज मिश्र, क्या थे जी, कलराज मिश्र जो हैं वो थे राजस्थान के राज्यपाल। अब आपको ध्यान रखना है, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े को 31 जुलाई जो है 2024 को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के जो हाईकोर्ट है, समझ गए, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो शपथ क्या करते हैं, दिलाते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव जो है, MM श्रीवास्तव, इनके द्वारा क्या किया गया था, ये शपथ दिलाई गई थी। तो यहाँ ध्यान रखना है, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है राजस्थान के राज्यपाल को। और यहाँ पर मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो हैं राजस्थान के क्या थे उस समय, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव के बारे में ध्यान रखना। इस समय शपथ ग्रहण से पहले एक वारंट पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, वारंट जो है वो पढ़कर सुनाया जाता है शपथ ग्रहण से पहले, जो कि राष्ट्रपति का नियुक्ति पत्र होता है। क्या होता है भाई, यहाँ पर ध्यान रखना, वारंट होता है राष्ट्रपति का नियुक्ति पत्र। मान लीजिए राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नियुक्ति पत्र जो है ये किसके द्वारा पढ़कर सुनाया गया? सुधांश पंत जो है वो मुख्य सचिव राजस्थान के, उनके द्वारा इस वारंट को पढ़कर सुनाया जाता है। इसके बाद भजनलाल शर्मा राजस्थान के क्या हैं भाई, सीएम है। दिया कुमारी जी जो हैं वो डिप्टी सीएम है राजस्थान की, और राजस्थान की वित्त मंत्री भी है। ये सारे सवाल एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये सारी जानकारियां जो है वो पढ़कर सुनाई है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आपको बताना, निम्न में से असत्य कथन जो है वो कौन सा है? निम्न में से असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को कोई इनमें से असत्य कथन जो है वो लग रहा होगा। तो यहाँ पहला है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल जो है हरिभाऊ कौन है, बागड़े है, एकदम सही बात है। और इन्होंने शपथ ग्रहण कब की? तो यहाँ पर एकदम सटीक जवाब है 31 जुलाई 2024 को इनके द्वारा क्या की गई, शपथ ग्रहण। किसके द्वारा शपथ ग्रहण की करवाई गई? MM श्रीवास्तव उनके द्वारा कराई गई। वारंट किसने पढ़ा? तो सुधांश पंत जो है इनके द्वारा इस वारंट पत्र को पढ़ा गया। इसके बाद में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांश पंत। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है, ठीक बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी जी है। ये सवाल मैंने बीच में एक टॉपिक से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने इतने सारे सवाल साथ में डाल दिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आजकल आने लगा है। तो यहाँ पर पूछा गया असत्य कथन कौन सा है? तो दिया कुमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका जो डी है वो असत्य है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं। कौन है? भजनलाल
शर्मा जो है वो राजस्थान के क्या हैं जी, मुख्यमंत्री। तो ये कथन आपका असत्य है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। अखिल भारतीय जल मंत्रियों का सम्मेलन राजस्थान में आयोजित किया गया। ये कौन से नंबर का अखिल भारतीय सम्मेलन था, आपको ये बताना है। अखिल भारतीय जल मंत्रियों का कौन सा सम्मेलन अभी हाल ही में राजस्थान में आयोजित किया गया। तो कौन सा पूछ रहा है, इसका मतलब आपको बताना है। ये सेकंड नंबर का अखिल भारतीय सम्मेलन जो है वो राजस्थान के कहाँ पर आयोजित किया गया। तो दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन था, इसका आयोजन जो है वो जयपुर के अंदर जो है वो किया गया। क्या सही बात है? जी नहीं सर, ये गलत बात है। अखिल भारतीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन उदयपुर के अंदर किया गया। कहाँ पर सर? उदयपुर के अंदर किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और 2 तारीख 18 और 19 तारीख को अखिल भारतीय सम्मेलन का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। और उदयपुर के अंदर आयोजन इसका हुआ है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जो है, CR पाटिल, वो भी क्या हुए, शामिल हुए थे। इतनी सारी बातें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ ध्यान रखना है, दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन जो है इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय जल मंत्रियों का सम्मेलन राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया। यहाँ पर एक शब्द और भी लिख सकता है, अखिल भारतीय जल मंत्रियों का दूसरा जो सम्मेलन, सेकंड सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको जवाब एकदम आसानी से दे देना है कि सर हम जानते हैं ये बात तो, और जानते हैं तो इसका आयोजन जयपुर में नहीं हुआ है साहब, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, उदयपुर। उदयपुर जिसे क्या कहा जाता है भैया जी, झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। और मेवाड़ का नगरी, मेवाड़ का हृदय भी मान लीजिए इसे आप लोग। अभी हाल ही पिछले दिनों भी यहाँ पर पहुँचे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं, क्योंकि यहाँ पर महिला जो आयोग है उसके द्वारा भी एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, उदयपुर के अंदर किया गया था। इसके बाद बीकानेर में नहीं, बीकानेर में अभी हाल ही में पिछले दिनों ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ था। ऊंट महोत्सव जो है, ऊंट महोत्सव का आयोजन यहाँ पर हुआ था। जोधपुर के अंदर अभी पिछले दिनों जो है वो कई कार्यक्रमों का आयोजन जोधपुर में भी हो चुका। आपको पता होगा जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था उस समय भी जोधपुर चर्चा में आया। इसके अलावा जयपुर फिल्म महोत्सव जब हुआ तब भी चर्चा में आया। इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव जब आयोजन किया गया था राजस्थान में तब भी जोधपुर चर्चा में था। और पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत जी यहाँ से संबंधित थे। इसके अलावा यहाँ पर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर है। क्या है? मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर, उसमें भी कई कार्यक्रमों का आयोजन इस समय हुआ था। तो ये सब बातें ध्यान रखना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। उदयपुर में झील बनाकर याद रखिएगा, जल से संबंधित सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट सवाल सर, उदयपुर में जल मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? ठीक है, दूसरे अखिल भारतीय भी आप लोगों को लिखा हुआ दे सकता है आगे वाला, अगर वो सीधा सवाल देता है। तो दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो कब किया गया? तो मैंने अभी बताया 18 और 19 फरवरी 2024-25 को इस सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया। ठीक है, 18 और 19 फरवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ। तो 18 और जनवरी लिखा है तो ये गलत है। यहाँ पर 17-18 लिखा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर लिखा है 18 और 19 फरवरी 2025 जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो मैंने बता दिया, गजेंद्र सिंह जी शेखावत अब नहीं है, पूर्व हो गए हैं ये। और अब ये जो है इनके पास संस्कृति मंत्रालय का प्रभार है। संस्कृति जो मंत्रालय है, इस संस्कृति मंत्रालय का प्रभार इनके पास है। इसका सही जवाब है CR पाटिल। जोगाराम पटेल जो है वो राजस्थान में संसदीय कार्य मंत्री हैं। अमित शाह जो हैं वो कौन से मंत्री हैं? तो यहाँ ध्यान रखें, अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं। ये संसदीय कार्य मंत्री हैं। कौन से? संसदीय कार्य मंत्री जो हैं, संसदीय कार्य मंत्री, ये आपके ध्यान रखना, जोगाराम पटेल हैं राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री। कौन सी जगह के? राजस्थान के गृह मंत्री हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। CR पाटिल के बारे में भी जरूर ध्यान रखना, ये राइट आंसर इसका होगा। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि तक अभियान जो है वो राजस्थान में जल संरक्षण के लिए चलाया गया। किससे संबंध है इसका? जल संरक्षण जो है, इस जल संरक्षण से संबंधित है। और राजस्थान से बाहर रह रहे, अपने ज़िले से बाहर रह रहे राजस्थान के प्रवासी जो हैं उनको अपने गांव, ठीक है, अपने
गांव में क्या किया जाएगा, भूजल संरक्षण हेतु प्रेरित किया जा रहा है, भूजल के संरक्षण हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि उनसे आर्थिक सहायता लेकर गांवों में क्या किया जाएगा, भूजल संरक्षण का कार्य किया जाएगा। इसका उद्घाटन भी CR पाटिल के द्वारा किया गया था, ऐसा आपको समझना है। राम जल सेतु परियोजना के बारे में सब लोग जानते हैं, राजस्थान और कहाँ की, मध्य प्रदेश की परियोजना है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। उस समय इसे PKC लिंक परियोजना कहा गया था, उससे पहले इसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के नाम से जाना जाता था, और अब इसका नाम बदलकर राम जल सेतु परियोजना कर दिया गया है। ये राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के अंदर पानी की आपूर्ति करने के लिए कारगर होगी। इसके बाद में माही जल परियोजना जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला है, यानी दक्षिणी राजस्थान जो है, इस दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पेयजल परियोजना जो है वो उपलब्ध करा रही है। ये भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। इसके बाद यमुना जल परियोजना जो है वो शेखावाटी अंचल में, कौन से, शेखावाटी अंचल में जलापूर्ति करने के लिए किस किस के बीच में, राजस्थान और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ है। राजस्थान और हरियाणा जो है इन दोनों के बीच में इसको लेकर के समझौता किया गया है। देवास परियोजना है, ये भी राजस्थान के दक्षिणी जो जिले हैं, दक्षिणी राजस्थान के अंदर पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए देवास परियोजना जो है इसको लाया गया है। इसके बाद जल जीवन मिशन जो है इसको लेकर के बजट के अंदर 2028 तक इसकी कार्य अवधि जो है वो सरकार ने क्या कर दी है, बढ़ा दी है। 2028 तक हर घर नल से जल जो है, नल से जल पहुंचाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद में उदयपुर में जब ये कार्यक्रम आयोजित हुआ तो यहाँ पर 2-3 बिंदु जो चर्चा में है वो भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। पहला है महाराणा प्रताप गौरव केंद्र जो है, महाराणा प्रताप गौरव केंद्र, ये गौरव केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद में मोहन चरण मांझी हैं, देखिए एक मोहन यादव हैं, एक तो क्या है जी, मोहन यादव, ये तो हैं कहाँ के, मध्य प्रदेश के CM है, है मोहनलाल यादव। इसके अलावा मोहन चरण मांझी जो है, मोहन चरण मांझी के बारे में भी याद रखना, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। इसके अलावा माणिक साहा, ये जो है वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के जी, त्रिपुरा के। इसके अलावा राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री हैं सुरेश सिंह रावत, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत हैं। इतनी सारी जानकारियां आप लोगों के लिए है, करंट अफेयर्स की तो चिंता आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अभी ये क्लास बहुत लंबी चलने वाली है, आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा। 40 से अधिक MCQ के सवाल मैंने इसमें डाले हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर जो है वो क्या है, यहाँ पर है अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का जो सम्मेलन है ये उदयपुर में 18 और 19 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक क्या रखा गया, तो इसके लिए शीर्षक क्या रखा गया, वाटर विजन 2025, वाटर विजन 2030, वाटर विजन 2050, वाटर विजन 2047। तो जब वाटर का विजन रख रहे हैं तो 2025 में आयोजित कर रहे हैं, तो 25 का नहीं, 30 का भी नहीं है, 50 का भी नहीं है। भारत 2047 तक ऐसा कहा जा रहा है एक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होगा। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर भी यही होगा, वाटर विजन 2047 जो है वो रखा गया है इसका शीर्षक। यानी इस बार आयोजित हुआ अखिल भारतीय सम्मेलन जो है इसका शीर्षक कह दीजिए, इसका थीम कह दीजिए, या इसका जो टैग लाइन है वो कह दीजिए, ये रखा गया वाटर विजन। और विजन कब तक का है सर, ये विजन छोटा मोटा विजन नहीं है, ये वाटर विजन है 2000 कब तक का, 47 तक का, 2047 तक वाटर विजन रखा गया है। तो चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल है उत्तर पश्चिम मध्य क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय भाषा सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया। देखिए ये उत्तर मान लीजिए, ये पश्चिम मान लीजिए और ये मध्य मान लीजिए, इन 3 सेंटर्स का, इन 3 क्षेत्रों का भाषा का जो संयुक्त सम्मेलन है, इस संयुक्त सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में और बीकानेर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर के अंदर इस सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया, जयपुर के JEC में, ठीक है, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर कह दीजिए, या फिर JEC के अंदर जो है यहाँ पर क्या किया गया था, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर उदयपुर नहीं है, उदयपुर में अखिल भारतीय जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जयपुर इसका राइट आंसर होगा।
ये सम्मेलन जो है वो भी 2 दिन आयोजित किया गया। पहली बात आपको देखना है 17 फरवरी को इस सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। दूसरी बात ये है कि इस सम्मेलन में क्षेत्रीय भाषा के लिए एक गृह विभाग है। कौन सा है, गृह मंत्रालय मान लीजिए आप। गृह मंत्रालय जो है, इस गृह मंत्रालय के अंदर एक विभाग आता है जिसका नाम है राजभाषा आयोग। क्या है जी, राजभाषा आयोग है, राजभाषा विभाग कह दीजिए, राजभाषा विभाग। ये राजभाषा विभाग के द्वारा इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है और ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। इस समय गृह मंत्रालय के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर राज्य मंत्री जो हैं, कौन है जी, राज्य मंत्री, वो राज्य मंत्री है नित्यानंद राय। कौन है जी, नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जो हैं वो जयपुर पहुंचे और इन्होंने इस कार्यक्रम में क्या लिया, हिस्सा लिया। तो यहाँ पर जयपुर इसका सही आंसर होगा। तो सारी बातें आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। जयपुर, देखिए जिसको तड़क भड़क से कोई लेना देना है या मास्टर खड़ा होकर नहीं पढ़ा रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें नहीं है। आपको यहाँ प्योर शुद्ध 100% जो मक्खन है वैसा कंटेंट मैं दे सकता हूँ। बाकी सारी डिमांड्स जो है दुनिया में आपकी पूरी हो रही है, वहाँ से आप लोग उन डिमांड्स को पूरा कर सकते हो। यहाँ पर बीच में वो सब नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। ये क्लास मैं पहले ही आपको कई बार बता चुका हूँ, राजस्थान में आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इसके अलावा राजस्थान में आयोजित होने वाली 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, इसके अलावा वीडियो, इसके अलावा पटवार और पुलिस की आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए ये क्लास जो है एकदम 100% खरी उतरेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। उत्तर पश्चिम मध्य क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जयपुर में कब किया गया? तो अब सवाल का जवाब आ गया है कि जयपुर में इस सम्मेलन का क्या किया गया था, आयोजन किया गया। कब किया गया? तो इसका आयोजन 17 फरवरी को किया गया। 17 फरवरी 2025 को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोबारा बता देता हूँ, ये जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा, राजभाषा विभाग आता है, उस राजभाषा विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया और ये आयोजन हुआ 17 फरवरी को। अगला सवाल, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय भाषा सम्मेलन का आयोजन 17 फरवरी 2025 को जयपुर में किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्रालय नहीं, संस्कृति मंत्रालय नहीं। तो इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय भी नहीं है। भूपेंद्र यादव जो हैं, कौन है साहब, भूपेंद्र यादव, ये इस विभाग के मंत्री नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण। कौन सा, वन एवं पर्यावरण विभाग जो है, इस विभाग के क्या हैं, मंत्री हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान, वो इस विभाग के क्या हैं, मंत्री हैं। रक्षा मंत्रालय में आपको पता है राजनाथ सिंह जी जो हैं वो लंबे समय से स्थापित हैं। और संस्कृति मंत्रालय जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास ये मंत्रालय हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय एक सम्मेलन का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो बांध सुरक्षा को लेकर एक अधिनियम आपका 2021 का, इस अधिनियम में के लेकर के एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वह सम्मेलन जो है वो राजस्थान के किस जिले में, उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो हाल ही में चर्चा में खूब आ रहा है, उदयपुर में सारे कार्यक्रम जरूर ध्यान रखना है। जयपुर में नहीं हुआ, बारां में नहीं और बांसवाड़ा में भी नहीं है। इसके अलावा डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर, यहाँ पर आपको पता हो पिछले दिनों अभी हाल ही में बेणेश्वर मेले का, बेणेश्वर मेला जो है इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। यहाँ है बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो है वो हमारे जो जल मंत्री हैं या जल संसाधन मंत्री जो हैं राजस्थान के, जल संसाधन मंत्री राजस्थान के, तो पीछे भी मैंने शायद आपको बताया होगा, तो राजस्थान के जल संसाधन मंत्री हैं सुरेश सिंह रावत। कौन है जी? सुरेश सिंह रावत। उनके द्वारा, सुरेश सिंह रावत के द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो इसका सही जवाब है सुरेश सिंह रावत के द्वारा बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 जो है
इसका राज्य स्तरीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसका सुरेश सिंह रावत के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। और यह कार्यक्रम 2 दिवस का 17 और 18 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। 17-18 फरवरी 2025 उदयपुर में इसका आयोजन हुआ। मैंने लिख भी दिया है, आयोजन 17-18 फरवरी 2025 को किया गया। हालांकि धीरे धीरे फर्स्ट स्लाइड जो थी उसमें राइटिंग आपको हो सकता है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा हो, लेकिन धीरे धीरे अब सवालों में आगे बढ़ते जाओगे तो राइटिंग में भी सुधार हो रहा है। डिजिटल रूप से लिखने का जो अभ्यास है वो धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे अब सब चीज़ों में सुधार हो रहा है। कंटेंट के मामले में आपको कोई शिकायत जो है वो नहीं मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में अभी हाल ही में मिनी सचिवालय जो है वहाँ पर एक वात्सल्य केंद्र जो उसको क्या किया गया था, खोला गया था। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ के मिनी सचिवालय का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, कलेक्ट्रेट के अंदर जो है वो एक वात्सल्य केंद्र खोला गया अभी हाल ही में। तो राजस्थान का वो जिला अजमेर नहीं है, राजस्थान का वो जिला अलवर है। क्या है, अलवर जिले के जिला कलेक्टर जो हैं, ठीक है, अलवर जिले में जिला कलेक्टर के द्वारा यह पहल जो है वो क्या की गई है, शुरुआत की गई है। मिनी सचिवालय खोला गया है। इस मिनी सचिवालय के अंदर जो है वो ये वात्सल्य केंद्र खोला गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जिले से आने वाली विभिन्न महिलाओं और बच्चों को लेकर के ये वात्सल्य केंद्र खोला गया, क्योंकि इन बच्चों को आने वाली महिलाएं जो है, यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं और प्लस बाहर से आने वाले जो फरियादी हैं उनके साथ आने वाले बच्चों के लिए दिन भर पूरा लगता है, क्योंकि वे अपने काम से आते हैं। तो बच्चों के लिए जो है वो यहाँ पर वात्सल्य केंद्र खोला गया ताकि बच्चे वहाँ से पढ़ भी सकें, बच्चे उनके साथ खेल भी सकें। उनके लिए अलग अलग प्रकार की सारी चीज़ें जो है वो खिलौने भी रखाए गए हैं, पूरी दीवार को पेंटिंग भी करवाया गया है, बच्चों के लिए हर मनोरंजक वस्तु वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। तो अलवर जिला इसका सही जवाब है। यहाँ पर जयपुर भी नहीं है और सीकर भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। सीकर जो संभाग बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब यह किस में, जयपुर संभाग का ही हिस्सा माना जाएगा क्या। तो चलिए, जिला कलेक्टर जो है वो आपको ध्यान रखना है। अभी अगला सवाल इसी से जुड़ा, अलवर जिले के मिनी सचिवालय में वात्सल्य केंद्र जो है इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। और ये वात्सल्य केंद्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया आपको ये बताना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया गया। हरिभाऊ बागड़े जो हैं वो राज्यपाल हैं, इनके द्वारा भी नहीं किया गया है, ठीक है साहब। इसके द्वारा प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम हैं इनके द्वारा भी नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर आर्तिका शुक्ला जो है, आर्तिका शुक्ला जो कि क्या है यहाँ पर जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर है, उनके द्वारा इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है। आर्तिका शुक्ला के द्वारा अभी हाल ही में इसकी शुरुआत है कहाँ पर, अलवर जिले के अंदर जो है वो की गई है, राजस्थान के अलवर जिले में की गई है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल है, राज्य के किसान रजिस्ट्री शिविर का आयोजन कब से कब तक किया जाना है। राजस्थान सरकार जो है ये क्या कर रही है, फार्मर आईडी बना रही है। क्या बना रही है जी, फार्मर आईडी। ये जो फार्मर आईडी है इससे किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। किसानों की जो संपत्ति है, ठीक है, किसानों की जो संपत्ति है उसका ऑनलाइन पूरा का पूरा विवरण रहे, किसानों को मिलने वाले लाभ भी डिजिटल हो सके। इन सब के लिए क्या किया जा रहा है, रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और राजस्थान में ये रजिस्ट्री शिविर 5 फरवरी से लेकर, कब से, 5 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक, कब तक, 31 मार्च तक ये राजस्थान में आयोजित हो रहे जा रहे हैं। और हर पंचायत स्तर पर, हर पंचायत या गांव जो है यहाँ पर इसका क्या किया जा रहा है, शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि हर किसान तक ये पहुँच आसान हो सके। तो यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जो है 5 से लेकर के 31 मार्च तक, 5 फरवरी से 31 मार्च तक इनका आयोजन किया जा रहा है। इसकी फार्मर आईडी जो है वो बनाई जाएगी। ये देखिए मैंने सारी आईडी या योजना लिख दी है इससे संबंधित जो भी राजस्थान सरकार चला रही है। एग्री स्टेक योजना है, यहाँ पर किसान जो है इनके लिए सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी से संबंधित या किसान को जो भी चीज़ें चाहिए इसके लिए एग्री स्टेक योजना बनाई गई। और इसी के अंदर जो है ये फार्मर आईडी बनाई जा रही है। इसी योजना के तहत क्या बनाई जा रही है, फार्मर आईडी बनाई जा रही है। और यह जो योजना है ये किसकी है, केंद्र सरकार की है, ये भी ध्यान रखने। स्वामित्व योजना भी केंद्र सरकार की है। स्वामित्व योजना में जो है संपत्ति का मालिकाना हक जो है वो दिया जा रहा है। संपत्ति का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जा रहा है। संपत्ति का मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक उसको प्रदान किया जा रहा है। और यह योजना भी जो है वो किसकी है, केंद्र सरकार की है।
फार्मर आईडी आपको बताई दिए। इसके बाद में आभा आईडी है। आभा आईडी जो है वो स्वास्थ्य का डिजिटल डाटा रखने के लिए, किसका जी, स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड, डिजिटल स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड राज्य का स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रखने हेतु क्या किया जा रहा है, ये स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए आभा आईडी बनाई जा रही है। ये आभा आईडी जो है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा ही क्या की जा रही है, बनाई जा रही है। इसके बाद अगला सवाल है 15 फरवरी 2025, 15 फरवरी 2025 को जालोर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। जालोर के अंदर जालोर महोत्सव हो रहा है। आपको पता है राजस्थान तो महोत्सव का खेल है। अभी हाल ही में जैसलमेर के अंदर क्या हुआ था, जैसलमेर के अंदर, ठीक है, जैसलमेर में अभी हाल ही में मरु महोत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, मरु महोत्सव। वो सवाल मैं पिछली क्लास में आपको करा चुका हूँ। आज उससे आगे के सारे सवाल मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये जालोर महोत्सव के साथ साथ जैसलमेर महोत्सव भी याद रखना है। इसके अलावा ऊंट महोत्सव भी याद रखना, पिछले दिनों बीकानेर में इसका क्या किया गया, आयोजित किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2025 को जालोर महोत्सव जो है इसका आयोजन या इसका शुभारंभ किया गया। ये है किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। जिला प्रशासन जालोर इसमें शामिल है। इसके अलावा जालोर विकास समिति ये भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। ये सभी मिलकर इसका क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। तो पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन जालोर, जालोर विकास समिति, ये सब मिलकर किसका आयोजन कर रहे हैं, ये जालोर महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा जालोर के जिला कलेक्टर जो हैं ये कौन है, प्रदीप के गावड़े हैं, जिनकी देखरेख में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े जो है इन्होंने भी इसका क्या किया था, शुभारंभ जो है वो किया था। चलिए, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है। सर इस सवाल का क्या लिंक है, इससे सवाल का लिंक है ऊपर वाले से, इसीलिए मैंने डाला है। तो यहाँ ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा के सब बिंदु आपको बता दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मुख्य सचेतक का जरूर ध्यान रखिएगा, अभी तक मैंने नहीं बताया। तो जोगेश्वर जो है, जोगेश्वर गर्ग जो हैं वो राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में क्या है, मुख्य सचेतक हैं। और ये मुख्य सचेतक भी कहाँ से संबंध रखते हैं, जालोर से संबंध रखते हैं। तो इस समय पर जालोर महोत्सव का जो उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ, उसमें जोगेश्वर गर्ग और यहाँ के जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े जो है इन दोनों के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या है, जोगेश्वर गर्ग राजस्थान विधानसभा के क्या है, मुख्य सचेतक हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर जो है ये भी याद कर लो, चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, क्या है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। अविनाश गहलोत जो है वो राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। कालीचरण सराफ के बारे में अभी हाल ही में सवाल पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। कालीचरण सराफ पर शायद मेरे हिसाब से या तो आरएस में सवाल आया है या फिर लाइब्रेरियन का भी पेपर हुआ है, जो लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये सवाल आया है कि राजस्थान विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर या विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लो या प्रोटेम स्पीकर की बात कर लो, प्रोटेम स्पीकर कौन रहे, ये सवाल आया था अभी हाल ही में। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से पता होगा, कालीचरण सराफ जो हैं वो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे। प्रोटेम स्पीकर क्या काम करता है, इसको अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। जब नई विधानसभा में सदस्य चुन कर आते हैं तो उन सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वो एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। जब तक सारे जो स्थायी अध्यक्ष है उसका चुनाव नहीं कर लेते मिलकर, तब तक वो अस्थायी अध्यक्ष ही कार्य करता है। और जैसे स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, ये अपने आप अपने पद से क्या हो जाता है, पदच्युत हो जाता है या अपना पद जो है वो छोड़ देता है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो बहुत अल्प होता है। यानी जैसे आपने शपथ के बारे में पढ़ा होगा कि विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो आपने वहाँ पर जरूर पढ़ा होगा राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को शपथ जो है वो प्रोटेम स्पीकर
या अस्थायी अध्यक्ष, ऐसा कुछ आपने कई बार पढ़ा होगा, तो ध्यान रखिएगा। या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है वो शपथ दिलाएगा। तो पहले जो है वो शपथ दिलाने के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल खुद विधानसभा में नहीं आते हैं सब सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। इसलिए राजस्थान के राज्यपाल, या प्रत्येक राज्य में ऐसा ही होता है, विधानसभा में एक व्यक्ति को वो शपथ दिलाते हैं और उसी एक व्यक्ति को कहा जाता है अस्थायी अध्यक्ष। और राजस्थान के राज्यपाल द्वारा जिस व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है वो बाकी सदस्यों को भी शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो ऐसे आप लोगों को मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो पहले सब शपथ सदस्यों को शपथ राज्यपाल के बिहाफ पर कौन दिलाता है? अस्थायी अध्यक्ष दिलाता है। तो इस विधानसभा के कौन रहे? कालीचरण सराफ रहे। ये सवाल परीक्षा में पूछा भी जा चुका और दोबारा भी आएगा। अब देखिए, वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है वो अस्थायी अध्यक्ष कौन सा है? मेरे को जब भी सवाल एक से दूसरे से लिंक में कुछ याद आता है तो मैं उस पर सवाल बनाकर आपके सामने रख देता हूँ। ऐसे ही मैंने ये सवाल बनाया। तो यहाँ पर राजस्थान विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो वर्तमान में कौन थे इस विधानसभा के? कालीचरण सराफ थे। राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं, वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के क्या हैं साहब? अध्यक्ष हैं। ये जरूर ध्यान रखना। टीकाराम जूली कौन है? तो ये नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या है जी? नेता प्रतिपक्ष कौन है? राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं है। अब पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। तो वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है। इनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। टीकाराम जूली जो है वो राजस्थान के अलवर जिले से संबंध रखते हैं। कौन से? अलवर जिले से संबंध रखते हैं। या नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता की भूमिका, इनको भी एक मंत्री का दर्जा जो है वो प्राप्त होता है। ऐसा आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कालीचरण सराफ के बारे में सवाल था जो मैंने पूरा करा दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान से संबंधित सवाल है, इसलिए एक और बढ़िया सवाल आपके सामने है। संरक्षण क्षमता महोत्सव, संरक्षण क्षमता महोत्सव 2025 या सक्षम 2025 भी से कहा जा सकता है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, विभिन्न तेल एवं गैस कंपनियों के द्वारा और ए व बी दोनों। तो इन दोनों ने मिलकर इसका क्या किया है? आयोजन किया गया है। संरक्षण क्षमता महोत्सव या सक्षम 2025 का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं विभिन्न तेल गैस कंपनियों के द्वारा सामूहिक रूप से इसका क्या किया गया? आयोजन। इनके सामूहिक रूप से इसका आयोजन किया गया। इसका जो शुभारंभ है या उद्घाटन है वो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किया गया। राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित संरक्षण क्षमता महोत्सव या सक्षम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मैंने बता दिया, उद्घाटन इसका राजस्थान के राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया। राज्यपाल महोदय कौन है? तो हरिभाऊ बागड़े, आप लोग सब जानते हैं। अब तो नाम शायद याद हो ही गया होगा। हरिभाऊ बागड़े जो है इनके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर नितिन गडकरी नहीं है, ये हमारे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। क्या है जी? परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। हरिभाऊ बागड़े इसका सही जवाब है, ये भी नहीं है, ये भी सीएम राजस्थान के हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित सक्षम 2025 का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 2025 का आयोजन जो है वो शुभारंभ जो है वो किस दिन किया था राज्यपाल महोदय के द्वारा? तो इसका आयोजन 14 फरवरी के दिन किया गया था। 14 फरवरी 2025 को किया गया। 14 फरवरी वो तिथि है जो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। कुछ लोग दूसरे तरीके से जानते हैं, कुछ लोग इसे ब्लैक डे के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे भारत के बहादुर सैनिकों ने इस दिन अपनी जान गंवा दी थी इस देश की रक्षा करते हुए। तो पुलवामा का जो हमला था तो वो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमको धोखा जो दिया था वो हमको आज भी याद है। 14 फरवरी 2025 को सक्षम 2025 का उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किया गया। इसमें 15 फरवरी नहीं है, 16 फरवरी भी नहीं है और 17 फरवरी को एक कार्यक्रम और बता दिया आपको, बांध पुनर्वास के लिए जो है उसकी शुरुआत भी इसी 17 फरवरी को ही थी। इसके अलावा जयपुर के अंदर जो है, जयपुर के अंदर भी एक आयोजन इस क्लास के अंदर ही मैंने आप लोगों को बताया है, जिसका आयोजन भी यहाँ पर राजभाषा वाला पॉइंट आपको याद होगा शायद, उत्तर मध्य और जो पश्चिम है इनके लिए क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो भी किया गया था। चलिए इसके बाद बात करते हैं टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत विशेष अभियान का आयोजन जो है वो राज्य में कब तक किया जाना प्रस्तावित किया गया है। देखिए टीबी के बढ़ते खतरों को कम करने के लिए
ट्यूबरकुलोसिस नाम की एक बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक है, और इसकी एकमात्र दवा जो आजकल बताई जा रही है वो 1.5 से लंबे समय से चल रही है, और इसमें ये फेफड़ों से संबंधित होने वाली बीमारी है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए और भारत को इससे बचाने के लिए केंद्र में आपको पता है राष्ट्रपति द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई थी, टीबी मुक्त भारत अभियान। राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्या किया गया था, टीबी मुक्त भारत अभियान जो है इसको शुरू किया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज़ यहाँ पर किया गया था। तो यह जो अभियान है, ये अभियान तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी राजस्थान के अंदर एक विशेष अभियान इसके तहत चलाया जा रहा है, और ये अभियान जो है वो राजस्थान में कब तक चलेगा ऐसा आपको बताना है। तो 24 मार्च 2025 तक जो है ये चलने वाला है अभियान हमारा, 30 मार्च तक नहीं, 25 अप्रैल 2025 तक नहीं, 30 अप्रैल तक भी नहीं, 24 मार्च 2025 तक ये अभियान जो है वो पूरे राज्य में, राजस्थान में विशेष तौर पर इसको चलाया जा रहा है। और इसी के तहत हमने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत ही एक विशेष अभियान जो है वो चलाया है। टीबी मुक्त भारत अभियान आपको पता है ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसको क्या किया गया था, द्रौपदी मुर्मू द्वारा ही इसको शुरू किया गया था, और जो मिशन निदेशक है राजस्थान में इसकी वो डॉक्टर भारती दीक्षित है, जो याद करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं है, ये ध्यान रखना। खींव सर जो है, कौन से खींव सर, ये राजस्थान में चिकित्सा मंत्री हैं। और निक्षय संबल योजना, जो परिवार है उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, जिस व्यक्ति को टीबी हो गई है उसके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु, आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा निक्षय संबल योजना उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें उसे आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा महीने टू महीने उपलब्ध कराई जाती है। निक्षय पोषण योजना क्या है, इसमें भी राजस्थान सरकार के द्वारा टीबी से ग्रसित जो व्यक्ति है उसको पोषण सही से मिले, उसका खाना पीना क्या होगा, इसके लिए कई प्रकार के जो पात्र वगैरह हैं वो सब इस पोषण योजना के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। डॉट्स जो है वो इसकी क्या है जी, दवा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को इसमें कवर कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला है अंबेडकर पुरस्कार वितरण किस विभाग द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अंबेडकर पुरस्कारों के लिए जो है वो आवेदन मांगे, आपको पता होगा, ठीक है, मैंने सुजसी बुलेटिन की क्लास में बताया था। इसके लिए राजस्थान सरकार के विभाग द्वारा जो है वो क्या मांगे गए थे, आवेदन मांगे गए थे। तो आपको बताना है कि ये पुरस्कार कौन सा विभाग जो है वो देगा। गृह विभाग ऐसा कुछ नहीं देने वाला, वित्त विभाग भी ऐसा कुछ नहीं दे रहा, शिक्षा विभाग भी नहीं दे रहा। शिक्षा विभाग के द्वारा आपको पता है 2 प्रकार के पुरस्कार जो है वो छात्राओं के लिए दिए जाते हैं, जो अभी हाल ही में पिछले दिनों दिए गए थे। पहला पुरस्कार जो है वो गार्गी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है अभी, गार्गी पुरस्कार है। राजस्थान के अंदर ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी के दिन। कब, बसंत पंचमी जो है, बसंत पंचमी के दिन राजस्थान में लड़कियों को, जिन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन लड़कियों को गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत जो है राज्य सरकार के द्वारा 6,000 रुपये की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। ये 6,000 रुपये एक साथ नहीं मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें जो है वो इसके अंदर 3 किस्त जो है वो लड़कियों को क्या की जाती है, दी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में बच्चियों के लिए स्कूटी योजना भी शुरू कर रखी है, तो वो भी आपको ध्यान रख लेनी है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजस्थान में कौन है, तो अविनाश गहलोत हैं। अविनाश गहलोत जो है वो है, अविनाश गहलोत। और इसी विभाग के द्वारा राजस्थान में आजकल एक और योजना चर्चा में, जो 24 तारीख तक उसके आवेदन रहेंगे, वो है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। इस योजना के तहत आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान सरकार आपको आर्थिक सहायता देगी। आप किसी कोचिंग को चूज करते, उस कोचिंग में मुफ्त में क्या कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसकी फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर अंबेडकर पुरस्कार भी कौन सा विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग दे रहा है, और अनुप्रीति कोचिंग योजना का संचालन भी इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अगला सवाल है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा दिए जाने वाले अंबेडकर पुरस्कार के अंतर्गत राज्य स्तर पर पुरस्कृत होने वाले व्यक्ति को कितनी राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो राज्य स्तर पर पुरस्कृत होने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए की राशि जो है अंबेडकर पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है। यानी अंबेडकर पुरस्कार जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाती है, और उसमें 1 लाख रुपए की राशि राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले व्यक्ति को दी जाती है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट,
राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में कितने नए आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो खोले गए हैं? राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने अभी घोषणा की थी कि हमने राज्य के अंदर जो है वो 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो क्या कर दिए हैं, खोल दिए हैं। और नए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनके मानदेय में भी हमने 5% तक की क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। तो यहाँ पर 500 नहीं है, 100 नहीं है, 300 नहीं है, 1000 नए क्या है, 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र हमने खोल दिए हैं, ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है। तो मुझे लगता है कि आपको डी ऑप्शन यहाँ पर सही कर देना है। चलिए अब बात करते हैं आंगनबाड़ियों से संबंधित जो है आंगनबाड़ियों का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालन किया जाता है। इसकी जो मंत्री है वो दिया कुमारी जी हैं, राज्य की वित्त मंत्री भी हैं। तो इनके द्वारा अभी हाल ही पिछले दिनों में एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था राज्य के उदयपुर के अंदर। कहाँ पर जी? उदयपुर के अंदर अखिल भारतीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल हुई और केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग की जो मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी भी उसमें क्या हुई थी, शामिल हुई थी, ऐसा आपको समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है इसकी मंत्री कौन है? तो राजस्थान में ये मंत्रालय दिया कुमारी जो है वो देख रही है और केंद्र में अन्नपूर्णा देवी देख रही है। अभी हाल ही में राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना भी जो है वो शुरू की गई है। इसमें बच्ची के जन्म से लेकर के और उसकी पढ़ाई तक 18 वर्ष पूर्ण होने तक सरकार के द्वारा उसे क्या किया जाता है, 1 लाख रुपए की राशि जो है, 1 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। अमृता आहार योजना आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई है। इसमें 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसको सप्ताह में कितने दिन, 3 दिन तक क्या उपलब्ध कराया जाता है, 3 दिन तक उसको दुग्ध उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए ये योजना क्या की गई, शुरू की गई। इसके अलावा राज्य में और संचालित योजनाओं में एक है मंगला पशु बीमा योजना। जो हमारे पशुपालक हैं उन पशुपालकों के लिए ये योजना शुरू की गई है, ताकि पशुपालक जो हैं वो अपनी भैंस गाय इनका क्या करा सकें, बीमा करा सकें। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है, ये आरोग्य योजना के अंतर्गत राजस्थान में निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और इसके तहत अभी हाल ही में पिछले दिनों जो है वो आरोग्य शिविरों का भी आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? आरोग्य शिविर जो है, आरोग्य शिविर, इनका भी यहाँ पर क्या किया गया था, आयोजन राजस्थान में हुआ था। अगला सवाल है, राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि जो है इसकी राशि जो है अभी हाल ही में बढ़ा दी है, और ये बढ़ाकर कितनी कर दी है। देखिए, किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार 6000 रुपये देती है। कौन सी सरकार देती है? केंद्र सरकार जो है वो देती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि हम किसानों को 2000 रुपये अपने अकाउंट से देंगे। यानी राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार इसमें 2000 रुपये की क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। तो इसके अंतर्गत टोटल 8000 रुपये की अब राशि जो है वो किसानों को दी जाएगी। तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 6000 थी, अब बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया। या आपसे पूछा जाए राज्य सरकार का योगदान कितना है प्रति किसान या प्रति किस्त में कितना है, तो 2000 रुपये का है। तो यहाँ पर आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है वो कुल राशि का पूछा जा रहा है। तो 8500 नहीं किए गए, बल्कि कितने कर दिए? 8000 रुपये की राशि सरकार आपके खाते में ट्रांसफर करेगी। इसके बाद अगली बातचीत की जाए तो राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। पिछले दिनों राज्य मानवाधिकार आयोग से भी रिलेटेड एक सवाल आया, और राज्य मानवाधिकार आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष बहुत कम लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, GR मूलचंदानी जो है, GR मूलचंदानी ये राजस्थान के वर्तमान में क्या है जी, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट, GR मूलचंदानी है। MM श्रीवास्तव जो हैं वो इसके संरक्षक हैं। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के क्या हैं, संरक्षक है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये राजस्थान हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस है वर्तमान में। संजय खन्ना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जोराराम कुमावत जो हैं वो वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं। ये आपका गलत सोचना है। जोराराम कुमावत जो हैं वो पशुपालन विभाग जो है, क्या है जी, पशुपालन विभाग जो है उसके क्या हैं जी, मंत्री हैं। तो इनके द्वारा भी पिछले दिनों एक योजना जो है वो पशुओं के लिए लॉन्च की गई थी, और पशु विभाग के मंत्री हैं, इसीलिए मैंने इनसे संबंधित एक योजना मंगला पशु बीमा योजना, ठीक है, मंगला पशु बीमा योजना के बारे में अभी हाल ही में आपको बताया था।
अगला सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जो है ये खबर थी, 15 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन जो है वो कब से कब तक राज्य में किया है। तो यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्य में मानव अधिकारों को लेकर के राजस्थान के, ठीक है, इसके अलावा यूपी के, इसके अलावा हरियाणा के 2-3 स्टेट के कुल 52-53, ठीक है 58 है, कुल 58 प्रतिभागियों को लेकर के एक क्या किया है, इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया है, जो सब जगह जो है क्या करेगा, मानव अधिकारों को प्रेरित करेगा और राज्य के अलग अलग जगह जाकर जो है मानव अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको लेकर के अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। तो यह जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है ये कितने दिन का है, 15 दिन का कार्यक्रम है। तो आपको बताना ये इंटर्नशिप कार्यक्रम राजस्थान में कब से कब तक चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान में 12 फरवरी से, कब से जी, 12 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2025, 5 मार्च 2025 तक इसका आयोजन जो है वो राज्य भर में किया जा रहा है। तो 12 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक राज्य भर में क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया। ऐसा आप लोगों को शायद मेरे हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 12 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक इसका आयोजन होने जा रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा 15 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो राज्य में जो इसका मुख्यालय है वो है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है जी, जयपुर के अंदर। तो जयपुर से इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ जयपुर से किया गया। राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है, जोधपुर में है। इसके अलावा राजस्थान में एक आरपीएससी जो संवैधानिक संस्था है जो कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में। और अलवर के अलावा मैंने बता दिया जिला कलेक्टर में अभी हाल ही में वात्सल्य जो केंद्र है, क्या किया गया, वात्सल्य केंद्र, उस वात्सल्य केंद्र का यहाँ पर उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो ये सारे सवाल आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जयपुर जो है वो केंद्र है ही, और सही आंसर इसका जोधपुर नहीं है, अजमेर, अलवर नहीं है, क्या है, जयपुर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल में। राज्य का पहला पंचकर्म सेंटर अभी हाल ही में कहाँ पर खुलने जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर है ये, देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए चाहिए, देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर खुलने जा रहा है राजस्थान के अंदर। और ये खुलने जा रहा है कहाँ पर जी, राजस्थान के जोधपुर के अंदर। तो राजस्थान के जोधपुर में सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर कहाँ खुल रहा है, जोधपुर के अंदर खुल रहा है। और जोधपुर में भी आप लोग सब जानते होंगे मेरे हिसाब से, यहाँ पर जोधपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल। ये जोधपुर मारवाड़ का हृदय स्थल है। जयपुर में नहीं खुल रहा है, अजमेर में भी नहीं खुल रहा है, और चूरू में भी नहीं खुल रहा है। तो राजस्थान का पंचकर्म क्या है, एक आयुर्वेदिक पद्धति है, क्या है जी, आयुर्वेदिक, ठीक है, पद्धति है। और राजस्थान के जोधपुर के अंदर आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है, राधा कृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राधा कृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, वो कहाँ पर है जी, राधा कृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर। वहीं जोधपुर में इसको क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, और कुछ ही समय में इसका उद्घाटन होने वाला है। तो जोधपुर आप लोगों का सही आंसर यहाँ पर होगा। देखिए जोधपुर के अंदर मयूर की आकृति का, किसकी आकृति का, मयूर की आकृति का जो किला है वो आप लोगों को सबको याद होगा, मेहरानगढ़, क्या है, मेहरानगढ़ जो है वो यहाँ पर प्रसिद्ध किला है जो कि जोधपुर का किला है। चलिए 36 नंबर सवाल पर हम लोग बात करते हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन, यानी पूरे राज्य में एक साथ चुनाव कराने के लिए के तहत राज्य के नगरीय निकायों के चुनाव नवंबर माह में कराए जाने की बात जो है वो नगरीय विकास मंत्री ने कही है। आपको बताना है राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री कौन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नगरीय विकास मंत्री ने ये बात कह तो दी, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ गए कि वो व्यक्ति कौन है जिसने अभी हाल ही में ये कहा है कि हम क्या करेंगे, राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव जो है वो नवंबर माह में, नवंबर 2025 में पूरे राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराएंगे। और इसी समय मुझे लग रहा है कि स्थानीय स्वशासन जो है, क्या है, स्थानीय स्वशासन, इस स्थानीय स्वशासन में 2 स्वशासन आते हैं, एक तो कौन सा है, ग्रामीण शासन है, क्या है जी, ग्रामीण शासन है, और एक कौन सा है, शहरी शासन है।
तो ग्रामीण और शहरी शासन के अंतर्गत ये शहरी है और ग्रामीण है, दोनों एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब है झाबर सिंह खर्रा। झाबर सिंह खर्रा राजस्थान के इस नगरीय विकास मंत्री हैं। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। टीकाराम जूली जो है वो विपक्ष के नेता हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह खीमसर जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये सारे भी मैं बार बार आपको रिपीट करा रहा हूँ, ध्यान रखना। इसके बाद अगला सवाल है आईफा अवार्ड 2025 का जो कार्यक्रम है, या जो आईफा अवार्ड 2025 की सेलिब्रेशन सम्मेलन कह दीजिए आप लोग, ये सेलिब्रेशन सम्मेलन या इसका आयोजन राजस्थान में कहाँ पर किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंदर। और जयपुर को आने वाले मार्च के महीने में 8 और 9 मार्च को, कब जी, 8 और 9 मार्च को पूरा जमावड़ा, पूरी हस्तियों का जमावड़ा जयपुर में लगने वाला है। 8 और 9 मार्च 2025 को राजस्थान के जयपुर में आईफा अवार्ड का जो सम्मेलन है, आईफा अवार्ड के लिए बहुत तगड़ी तैयारियां राजस्थान में की जा रही है। 18-19 नहीं है, यहाँ 8 और 9 मार्च जो है 2025 को जयपुर आईफा अवार्ड के लिए बड़ी सेलिब्रिटी जो है यहाँ पर आने वाली है। तो इसके लिए पूरा राजस्थान का जयपुर सज धज कर तैयार होने वाला है। आईफा अवार्ड के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। आईफा 2025 का आयोजन 8 और 9 मार्च 2025 को कहाँ पर किया जाना है, तो राजस्थान के उदयपुर में नहीं भैया, राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन होगा, सीकर में नहीं। सीकर जो है वो शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत आता है। शेखावाटी प्रदेश के अंदर राजस्थान के 3 जिले आते हैं। शेखावाटी प्रदेश में राजस्थान का एक जिला आता है सीकर, एक आता है चूरू और एक आता है कौन सा, झुंझुनू। ये 3 जिले राजस्थान के किस प्रदेश में आते हैं, शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जल की आपूर्ति करने के लिए अभी हाल ही में हरियाणा राज्य से यमुना जल समझौता किया जा रहा है। कौन सा, हरियाणा से यमुना जल समझौता जो है वो किया जा रहा है, ऐसा आपको समझना है। झुंझुनू जिला जो है वो आपको पता है, झुंझुनू जिले में भी कॉपर माइंस जो हैं वो बड़ी प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की झुंझुनू के अंदर कॉपर माइंस जो है वो बड़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल है 39 नंबर, यहाँ पर है 19 फरवरी 2025 को भरतपुर का कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। भरतपुर का 19 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो 19 फरवरी 2025 को भरतपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, आपको ये बताना है। तो यहाँ ध्यान रखना 292 साल का हो चुका है भरतपुर। कितने साल का, 292 साल का। यहाँ पर मुख्यतः जाट राजाओं का आधिपत्य रहा है, जाट रियासत, जाट राजाओं का। भरतपुर के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम क्या है, डीग है। डीग भी कहाँ पर है, भरतपुर में। और यहाँ के जाट राजाओं में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जिसका नाम है वो है सूरजमल। जाट राजा कौन सा है, सूरजमल। आपको पता होगा दिल्ली के किले से जो है वो क्या ले आए थे, जो गेट है वो भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग है उस पर लगे हुए जो गेट है वो कहाँ से आए, दिल्ली के लाल किले से उतार कर ले आए थे। आप लोगों को ये भी पता होगा। तो बहुत ही बहादुर जो राजा हैं वो कहाँ के थे, भरतपुर के थे। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी कहाँ से हैं जी, भरतपुर से हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, 292। क्या है जी, 292, 292, 292, 292। ये आपको ध्यान रखना है। एक 291 नहीं है, 290 नहीं है, 190 नहीं है। अभी मैं न्यूज़पेपर में जब पढ़ रहा था तो एक खबर आई कि मोताना नहीं देने की वजह से लोगों ने जो ना व्यक्ति का घर तक जला दिया। तो ये मोताना क्या है आपको ऐसा समझना है। मोताना ऐसा है, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर चलने वाली एक प्रथा है। राजस्थान में भी ये मोताना प्रथा बहुत पॉपुलर है। जब अगर किसी व्यक्ति की किसी एक्सीडेंट में या किसी दूसरे की वजह से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के हर्जाने के एवज में एक राशि देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, एक राशि देनी पड़ती है। मान लीजिए किसी की यहाँ से एक्सीडेंट हो गया और उस आदिवासी व्यक्ति की या उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो इस मृत्यु या हत्या के एवज में एक तरीके का मुआवजा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, मुआवजा। और इसी मुआवजा राशि को क्या कहा जाता है, मोताना कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं किस एशियन मेडलिस्ट को भारतीय पिस्टल टीम जो है उस भारतीय पिस्टल टीम का कोच बनाया गया। ऐसा किस राजस्थानी, ठीक है, यहाँ पर एक शब्द लिख देता हूँ, किस राजस्थानी एशियन मेडलिस्ट खिलाड़ी को क्या किया गया है, मेडलिस्ट खिलाड़ी को अभी हाल ही में भारतीय जो पिस्टल टीम है उस पिस्टल टीम का कोच बनाया गया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओम प्रकाश चौधरी जो हैं, ओम प्रकाश चौधरी, इनको क्या किया गया, अभी हाल ही में भारतीय पिस्टल टीम यानी शूटिंग है एक तरीके की,
इस पिस्टल टीम का इनको कोच जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, जेवेलिन थ्रू से इनका संबंध जो है, यानी भाला फेंक सॉरी साहब, भाला फेंक जो है इनसे संबंध रहा है, अभी राजनीति में भी उतर गए हैं। भाला फेंक जो है इस खेल से इनका संबंध रहा है। अवनी चतुर्वेदी जो है वो भी किस खेल से संबंधित है, शूटिंग खेल से संबंधित है। सुंदर गुर्जर जो है वो भी जेवेलिन थ्रू से संबंधित है, ये भी पैरा खिलाड़ी है, ये भी क्या है, पैरा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर ओम प्रकाश चौधरी जो है इनका ध्यान रखना। ओम प्रकाश चौधरी जो है वो राजस्थान पुलिस के अंदर क्या है जी, एसआई की पोस्ट पर है, और अभी हाल ही में भारतीय पिस्टल टीम का इनको कोच नियुक्त कर दिया गया है। तो इससे संबंधित भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, जरा देख लीजिएगा। यहाँ पर राजस्थान पुलिस में एसआई कौन है, तो ओम प्रकाश चौधरी जो हैं, जिनके बारे में ओम प्रकाश चौधरी के बारे में हमने बात की है वो है। इसके बाद में अभी 2024 का जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, उन अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं में राजस्थान के 2 खिलाड़ी शामिल हैं, उनके बारे में जरूर ध्यान रखना। एक तो दिव्य कीर्ति है और एक है मोना अग्रवाल। दिव्य कीर्ति जो है, दिव्य कीर्ति राठौड़ है, ये घुड़ सवारी से संबंधित है, घुड़ सवारी जो है, घोड़ा सवारी जो है उस खेल से संबंधित है, इनके बारे में भी जरूर ध्यान रखना। एक है मोना अग्रवाल, मोना अग्रवाल पैरा खिलाड़ी है, इसके बारे में अभी सवाल पूछ लिया है भैया, इसके बारे में अभी लाइब्रेरियन में पूछा है या आरएएस भर्ती परीक्षा में पूछा है, इन 2 में से एक में ये सवाल आ चुका है। यहाँ पर है कि पैरा खिलाड़ी है, ये भी सवाल आया, शूटिंग से संबंधित है, कथन दिए हुए थे, और ये भी दे रखा है कि 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा जो है इससे इनका क्या है जी, संबंध है, ये भी उस ऑप्शन में दिया था। तो पूरी जानकारी अगर आपको है तो ही आप सवाल सही कर सकते हैं। मुझे लगता है आरएस प्री में ये सवाल पूछा है, इसी बार 2025 के अंदर ये आ चुका है मोना अग्रवाल के बारे में डिटेल से। हालांकि मैंने ये सवाल बहुत पहले भी आपको पेपर से पहले ही पढ़ा दिया था। अगला है, एक ध्यान रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी राजस्थान के एक कोच को दिया गया है, और वो दिया गया महावीर सैनी को। सूरतगढ़ के महावीर सैनी है। सूरतगढ़ आपको पता है राजस्थान के गंगानगर जिला जो है, गंगानगर जिला, यहाँ से आपको देख लेना है। सूरतगढ़ बड़े धूल भरी आंधियों में आने वाले बड़े जो झंझावत है या धूल भरी आंधी जो चलती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर चलती है, राजस्थान में इसी क्षेत्र में चलती है। सूरतगढ़ में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ उस समय बन जाती है। तो महावीर सैनी का संबंध द्रोणाचार्य पुरस्कार से, दिव्य कीर्ति और मोना का संबंध अर्जुन पुरस्कार से। एक खिलाड़ी और चर्चा में है राजस्थान का, जिसका नाम है निर्मला भाटी। क्या है जी, निर्मला भाटी। निर्मला भाटी का संबंध जो है वो किस खेल से है, तो खो खो से है। निर्मला भाटी का संबंध खो खो से है, और अभी हाल ही में ये जो है वो कुचामन सिटी से संबंधित है। लेकिन ध्यान रखना, खो खो जो विश्व कप आयोजित किया गया था दिल्ली में, खो खो विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये खो खो विश्व कप आयोजित किया गया था दिल्ली में। ये पहला विश्व कप था, और इसको पुरुष और महिला दोनों की टीमों ने जीता था, और वो जीती थी भारत ने। भारत ने नेपाल को हराकर, किसको हराकर, नेपाल की टीम को हराकर भारत ने जो है वो पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल दोनों की टीमों ने विश्व कप में खो खो में भारत ने विजयी पताका जो है वो फैलाई थी। तो यहाँ पर आप सब लोगों को इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैंने 40 से अधिक सवाल इस पूरी क्लास को अगर देखोगे तो 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव MCQ आप सही कर सकते हो। इन सब को मैंने पूरे आनंद के साथ आप लोगों तक डिस्कस किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हम तक पहुंचाइए, कैसा लग रहा है आपको ये क्लास देखने के बाद, और अलग तरीके से भी हम और अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास और करते रहेंगे। तो ये डिजिटल दुनिया में डिजिटल काम को लेकर के हम लोग डिजिटल सब कर रहे हैं, तो आप तक सभी सवालों को पहुँचाने का प्रयास किया है। फालतू बातें बिल्कुल नहीं की है, और ना हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ बेचना नहीं, आप लोगों तक को अपने लक्ष्य तक पहुँचाना ही हमारा क्या है, अंतिम टारगेट। तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, जय जय राजस्थान, थैंक यू।